14.1 का 1 जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए हैं। हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक है ना। तो वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। ठीक है। चंद्रमा के बारे में सोचें, जो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी। तो इसके बावजूद चंद्रमा की सतह जहाँ वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर तापमान कितना है, तो वहाँ का तापमान मतलब चंद्रमा का तापमान 190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा 14.1 का 1। अब नेक्स्ट देखते हैं 14.1 का 2। तो 14.1 का 2 है वायु की गति पौने। फ्रेंड्स, दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाली ठंडी हवा जिसको समीर कहते हैं, तो उससे हम राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के बाद वर्षा होती है। और वायु की गति का क्या कारण है और वे कौन कौन से कारक हैं जो उन्हें कभी समीर, कभी तेज हवा या कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्षा का क्या कारण है तो ये भी हम आगे जानेंगे। तो ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प के बनने का परिणाम है। क्या? तो वर्षा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्थल और जलाशयों के ऊपर विषम रूप से वायु के गर्म होने के कारण पवनें उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन और पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है और गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। क्या उत्पन्न होती है? संवहन धाराएं। ओके। तो जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म हो जाती है तब यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है ना। क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होते हैं, इसलिए स्थल के ऊपर की ओर वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी, है ना। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है और जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठती है वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति क्या करती है? तो पवनों का निर्माण करती है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है, उसी को पवन कहते हैं। ठीक है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी, जैसा कि मैंने स्थल समीर और जल समीर और स्थल समीर के बारे में बताया था। तो रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे लगते हैं। चूँकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। ओके। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हवा की सभी गतियाँ अलग अलग वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होती है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति और पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। तो हम इन कारकों के बारे में इस चैप्टर में और डिटेल में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब 14.1 का 3 वर्षा। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें